नमस्कार, जय भीम। आप लोगों को जिस चीज़ का इंतज़ार था वो आपके बीच में वो शख्सियत हैं जिस पर आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर से मिलवाइए एक बार। जब मैं आपसे चर्चा कर रहा था लखनऊ में तो आप लोग बहुत उत्सुक थे उन्हें जानने के लिए। तो सर उत्तराखंड में तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन आप लोग सुनते हैं मुझे उत्तर प्रदेश से, बिहार से, राजस्थान से तमाम सारे साथी। तो उनके लिए सर का परिचय है कि ये पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं मोती नंदन बहुगुणा गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और इनका परिचय मुझे ऐसा लगता है कि यहीं तक सीमित नहीं होना चाहिए, और वो इसलिए नहीं होना चाहिए कि ये एक प्रोफेसर से अलग हट करके मैं मानता हूँ कि एक समाज सुधारक भी हैं और एक फिलोसफर भी हैं जो आज की डेट में स्टूडेंट्स को सिलेबस पढ़ाने के अलावा बहुत सारी चीज़ें सिखाने का प्रयास करते हैं। तो सर स्वागत है आपका मेरे फेसबुक चैनल पर। थैंक यू। और सर पहले तो आपको बधाई कि आपको दुनिया के 200 डेलीगेट्स में जो आमंत्रण मिला, जो मौका मिला है, अवसर मिला है। सर कैसा अनुभव रहा है उसका, जो आपसे साधारण परिवार से उठ करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो सर अनुभव कैसा है? थैंक यू अखिलेश, बहुत अच्छा है। देखो गीता भी यही हमें कहती है कि आप कर्म करते जाओ और फल की इच्छा ना करो। और मैं कहता हूँ कि हर एक व्यक्ति के जीवन में यही होना चाहिए कि वो अपने कार्य को करते रहे, अपने कर्म को करते रहे और समाज के हित के लिए वो अपने हित के लिए हो, राष्ट्र के हित के लिए हो, विश्व के हित के लिए हो, सभी को ध्यान में रख करके अगर हम अच्छा कार्य करते हैं तो मुझे लगता है कि उसका प्रतिफल भी हमें मिलता है। दुनिया आपके लिए कुछ भी कहे, अच्छा कहे, बुरा कहे, मैं ये मानता हूँ कि दुनिया से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि आप किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। तो अच्छा काम करेंगे तो आपको अच्छा ही फल उसका मिलेगा। और मेरे अंदर हमेशा से ये जुनून रहा है कि मैं शिक्षक के साथ साथ समाज के लिए कुछ नया क्या कर सकता हूँ और इनोवेशन किस प्रकार से हो सकता है कि समाज की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के निराकार के लिए हम क्या कर सकते हैं बोलने के साथ साथ। तो इसलिए एक जैसे मैंने काम किया है कि झुग्गी झोपड़ी में जो बच्चे रहते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का काम किया है, बच्चों के लिए मोटिवेट करने का काम करता हूँ, बच्चों को एक सही दिशा देने का काम करता हूँ। और इसी का प्रतिफल है कि अभी जब बैंकॉक में जो हम लोग का सम्मेलन होगा, एक नए आइडियाज किस प्रकार से वर्ल्ड पीस के लिए हो सकता है, उसके लिए जो है चर्चा में भाग लेकर के बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं हमेशा एक प्रोफेसर अपने को नहीं मानता हूँ, बल्कि मैं एक विद्यार्थी अपने को मानता हूँ। तो विद्यार्थी मानने के कारण मुझे लगता है कि मैं हमेशा एक विद्यार्थी बना। सर एक्चुअली ये आपके लिए तो एक अचीवमेंट है ही है, लेकिन साथ में इस यूनिवर्सिटी के लिए भी अचीवमेंट है, क्योंकि सर जिस तरीके से दुर्गम पहाड़ियों में यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है लोगों में, और जो माहौल है यहाँ के छात्रों को बहुत ज़्यादा वो चीज़ें नहीं अभी पता हैं जैसे कि प्लेन्स में होती हैं। तो सर ये तो यहाँ के यूनिवर्सिटी के लिए और बच्चों के लिए भी एक जो है प्रेरणा हो सकती है और सर अचीवमेंट हो सकती है। तो सर ये जो आपका शुरुआती दौर से अनुभव रहा है, जो संघर्ष रहा है, सर आपको कभी लगता था कि आप कभी 200 डेलीगेट्स में जाएंगे? नहीं, ऐसा जैसे मैंने अभी बताया कि मैंने कभी जो है मैं फल की इच्छा पे नहीं जाता हूँ, बट कर्म करते रहता हूँ। और मुझे विश्वास है कि जब कर्म हम करते रहेंगे तो एक न एक दिन जो है उसका प्रतिफल भी आपको मिलेगा जरूर। तो मुझको खुशी इस बात की नहीं है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, मुझे खुशी इस बात की है कि मैं दुनिया के लोगों के साथ मिल करके देखूं कि लोग कहाँ पर हैं, हम लोग अभी कहाँ पर हैं, हमारा चिंतन स्तर और क्या हो सकता है और समाज के लिए हम और अच्छा काम कैसे कर सकते हैं। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसलिए मुझे खुशी है कि मैं सीखने के लिए वहाँ जा रहा हूँ, मैं कुछ और सर ने आपको जवाब दिया है, आपको सुनने में सही लगा होगा या जैसा भी लगा आप लोग कमेंट करके बताते रहिए और आप लोग भी सवाल पूछते रहिए। सर दूसरा सवाल ये है, मैं आपको देखता हूँ कि आप चूंकि राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर भी हैं, तो राजनीति से जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जाने चाहिए।
तो सर मैं आपको लगातार देखता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से भी और ऐसे भी कि आप समाज सेवा करते रहते हैं, और शायद कल ही की बात है कि आपने बहुत सारे गरीबों में कंबल वितरण किया है। तो सर आज आज़ादी के लगभग 75 साल पूर्ण होने वाले हैं। सर क्यों ऐसी स्थितियां हैं कि आज भी लोग कंबल लेने में सक्षम नहीं हैं, कड़ाके की ठंड में जीवन बिता रहे हैं? सर कहाँ कमी रह गई? सरकार क्या ऐसा कोई विजन नहीं है कि गरीबों को एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया जा सके जिसमें वो मानवीय जीवन जिए? हम जब अपने देश की बात करते हैं तो हमेशा से हमारे देश में ये विचार रहा है कि हम समाजवाद की बात करते हैं, हम सबको साथ लेने की बात करते हैं, लेकिन अभी भी हमारे समाज में बहुत कुछ करने को रहा है। असमानता को हटा करके समानता लाने का संघर्ष हमारे समाज में है। एक नैतिक भारत बनाने का अभी संघर्ष हमारे समाज में है, और हमारे समाज में अभी भी बहुत सारे गरीब लोग हैं, दीनहीन हैं, दुखी लोग हैं, जिनके लिए 2 समय का रोटी नहीं है। तो उन सब के लिए कहीं ना कहीं हमारी ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि सामाजिक सुरक्षा के लिए, और जिन लोगों के पास कुछ नहीं है, कोई भी व्यक्ति हमारे देश में भूखा ना मरे, खुले आसमान के नीचे ना सोए, और ऐसा ना हो कि उसके पास पहनने के लिए कपड़ा ना हो। तो मूलभूत जो उसकी आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, इसके लिए आज भी जो है हमें कई सारे कम्युनिटीज में काम करने की आवश्यकता है। उनको एक उनका जीवन, जो हमारा संविधान भी कहता है कि हम गरिमापूर्ण जीवन हर एक व्यक्ति जिएगा, बट गरिमापूर्ण जीवन वही व्यक्ति जिएगा जिसके लिए खाने के लिए है, पहनने के लिए है, रहने के लिए आवास है। तो बहुत सारा अभी शोध की आवश्यकता है, रिसर्च की आवश्यकता है कि कैसे हम इस कम्युनिटीज के लिए काम करें और इनके जीवन को बेहतर करने के लिए एक वेलफेयर सोसाइटी के लिए या वेलफेयर स्टेट के लिए, वेलफेयर कंट्री के लिए हमारा सभी का योगदान होना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि सरकार ठीक है अपनी जगहों में काम करती है, लेकिन सरकार के साथ साथ हर एक नागरिक को, जैसे हम कहते हैं कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, तो अगर हम नर सेवा ही नारायण सेवा को मानेंगे और हर एक व्यक्ति जो सक्षम है वो व्यक्ति अगर 4 व्यक्ति के जीवन को भी अच्छा करने का कार्य कर रहा है, तो समाज में जो है कोई व्यक्ति जो है गरीब नहीं हो सकता है, कोई व्यक्ति असहाय नहीं हो सकता है, हर एक बच्चे को शिक्षा होगी। तो हमारा भी दायित्व बनता है सरकार के साथ। सर जैसे जब मैं आपके कार्यालय में आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर मुझे दिखती है, और सर डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक न्याय का सिद्धांत ही यही था कि सबको भागीदारी मिले, सबको मानवीय जीवन अधिकार, जीने का अधिकार मिले कम से कम। तो सर आज भी अगर 75 सालों के बाद लोगों को मानवीय जीवन अवसर नहीं प्राप्त हुआ जीने का, या तमाम सारी समस्याएं रह गई हैं, तो क्या सर इसमें यूनिवर्सिटी लेवल पर या फिर शिक्षा के लेवल पर किस तरीके से सुधार किया जाए कि जो समाज में भेदभाव है, वो चाहे जातिगत हो, आर्थिक भेदभाव हो, तमाम सारे भेदभाव हैं, तो उनको कैसे समाप्त किया जा सकता है? इसमें तो मुझे सबसे जो बड़ा फैक्टर लगता है ये है आपका मन का विचार। जब तक हम अपने मन के विचार को, अच्छे विचारों को नहीं लाएंगे, क्योंकि विचार ही आपको ऊपर भी ले जाते हैं, विचार ही आपको नीचे भी गिराते हैं, तो बहुत कुछ बदलने की आवश्यकता है। हमारी बहुत सारी परंपराएं हैं, जैसे अगर छुआछूत आज भी अगर हमारे समाज में है तो उसको बदलने की आवश्यकता है। अगर ऊंची जाति नीची जाति की बात हमारे समाज में होती है तो आज उसको बदलने की आवश्यकता है। गरीब और अमीर के बीच की जो बहुत बड़ी खाई है उसको बदलने की आवश्यकता है। तो हम अपने को एक आदर्श नागरिक कैसे बनाएंगे, हमारे अंदर एक आदर्शता कैसे आएगी? पहले की सबसे पहले कि हम एक अच्छे मानव बने। जब हम अच्छे मानव बनेंगे, हम अच्छे व्यक्ति होंगे, तो फिर समाज भी अच्छा होगा। तो इस दृष्टि से मुझको लगता है कि हमें जो है समाज को बदलने से पहले अपने को बदलना पड़ता है, और जब हम अपने को बदलेंगे तो मुझे लगता है वो अंबेडकर हो, लोहिया जी हो, हर एक यही बात कहते थे कि हम सबसे ऊपर मानव हैं। हमने अपने को जकड़ के रखा है कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, ईसाई हूँ, बौद्ध हूँ, फारसी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं महिला हूँ, मैं देसी हूँ, मैं पहाड़ी हूँ। ये जो सब चीजें हैं ये हमारे मन के अंदर नहीं होनी चाहिए। हमको ये मानना चाहिए कि मैं एक मानव हूँ, सब एक मानव है।
तो जब सब एक मानव है, सबका ब्लड एक है, सब एक जैसे हैं, तो हमको इस प्रकार के बंधनों को भी आज त्यागने की आवश्यकता है। आधुनिक समाज में अगर हमें आदर्श समाज बनाना है, अच्छा समाज बनाना है, तो जो बेड़ियां हम ये ले करके चल रहे हैं, इन सब को त्यागना होगा, क्योंकि हम सब एक मानव। जैसा कि सर शुरुआत में ही मैंने आपको बताया, अब तमाम लोग जो देख रहे हैं मुझे, कि सर एक सिर्फ शिक्षक नहीं है, उससे बढ़ करके समाज सुधारक भी हैं और हम जैसे लोगों के लिए फिलोसफर भी हैं। कि जैसा उन्होंने मानवता की बात करी है, इससे पहले भी सर से हमारी इस टॉपिक पे बातचीत हो चुकी, जिसको मैंने आपके बीच शेयर किया था। तो सर आज भी इंसानियत इस तरीके से चूर चूर हो रही कि मध्य प्रदेश का भी एक केस देखा, जिसमें एक जो है लड़का, सिर्फ लड़की ने शादी करने से मना कर दिया तो उसका सर कुचलने का प्रयास किया, या तमाम सारी सर घटनाएं होती रहती है। जैसे राजस्थान में इंद्र मेघवाल के साथ हुआ, जितेंद्र मेघवाल के साथ हुआ, और यहाँ भी सर उत्तराखंड में भी आटा की चक्की छूने पर हत्या हो जाती है। तो सर ये क्या सिर्फ जातीय दम है, या फिर अभी भी मानवता पूरी तरीके से जो होमोसेपियंस की बात कर रहे हैं उसमें सक्सेस नहीं, सफल नहीं हुई? नहीं, मुझे यही कह रहा हूँ कि हमें मानवता अपने अंदर लानी होगी, ह्यूमैनिटीज को बढ़ाना होगा, और ये समझना होगा कि ये जो हम उस प्रकार के उस विचार को अडॉप्ट किए हुए अभी भी, उसको त्यागना होगा। हम आज 21वीं सदी के भारत में हैं या 21वीं सदी के विश्व में हैं, ये चीजें समाज के विकास को रोकती हैं, व्यक्ति के विकास को रोकती हैं, और हमारा जो सोचने का दायरा है वो बड़ा होना चाहिए। हमें संकीर्ण मानसिकताओं से बाहर निकलना होगा। जब हम बड़ा सोचेंगे, बृहद सोचेंगे और सर्व कल्याण की हम बात करेंगे, सब एकता की हम बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे क्या होगा, और ये जो है ना नीचे लेवल से शुरू हो जाना चाहिए। जब हम बेसिक में बच्चे को पढ़ाते हैं, जब हम नर्सरी में बच्चे को पढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां से ये स्थिति उसके मन, क्योंकि जैसा हमें समाज मिलता है, जैसा हमें साहित्य मिलता है, तो हम क्या सोचते हैं अपने मन में कि समाज यही है, विश्व सर यही जैसे है। वर्तमान राजनीति में हम लोग देख रहे हैं कि एक धर्म विशेष की राजनीति हो रही है, तो दूसरी तरफ राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। सर आप राहुल जी को भविष्य में किस प्रकार देखते हैं? देखिए, अच्छा है सबका, अगर समाज के विकास के लिए कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी पार्टी हो, अगर जनहित के लिए कोई कार्य कर रहा है, जनहित के लिए कोई इनोवेशन कर रहा है, नया विचार दे रहा है, तो उसका स्वागत है। क्योंकि अर्थात हमारा डेमोक्रेसी में यही है कि भाई हम जनता के लिए हैं, जनता के बीच से हैं, जनता हम हैं। तो अगर जनता के लिए कुछ नई चीजें निकल के आ रही है, जिसमें सोसाइटी का डेवलपमेंट हो सकता है, जनता का विकास हो सकता है। सर जनता की बात आपने की तो मुझे एक नाम याद आया, बहुत जाना पहचाना नाम है जो पूरे भारत में आज पॉपुलर हो रहा है, कि जो सर जनता की राजनीति कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ते आए पॉलिटिकल साइंस में कि ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो सर उसमें एक नाम बहुत तेजी से उभर करके आया है, जो लाइट, बिजली के लिए काम कर रहा है, पानी के लिए काम कर रहा है, सड़क के लिए काम कर रहा है, शिक्षा के लिए काम कर रहा है। सर आप परिचित होंगे अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी है इनकी, दिल्ली में सरकार भी है और अभी हालिया पंजाब में सरकार बनी है। तो सर आप इनकी जो राजनीति देखते हो किस प्रकार से देख रहे हैं? अब देखिए, इस पर तो मैं क्या टिप्पणी करूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि परिवर्तन सदैव होता है और संसार का नियम है, और जिस समाज में अगर परिवर्तन, तो सर आप अरविंद केजरीवाल जी को एक परिवर्तक के तौर पे देख रहे हैं? मैं ये कि वो समाज में बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं या राजनीति में बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं? अब ये तो भविष्य के गर्द में क्या छुपा है, ये तो अभी मुझे भी मालूम नहीं है, लेकिन समाज परिवर्तनशील है, और समाज के अंदर जो व्यक्ति है, व्यक्ति का जो विचार होता है, वो भी स्वीकारता बड़ी है उनकी। वो भी दिल्ली से निकल करके पंजाब में गए हैं और लेजिस्लेचर से लेकर के एमसीडी में आए हैं, तो स्वीकारता बड़ी है कहीं ना कहीं। तो इससे क्या लग रहा है कि जनता उनकी जो परिवर्तन की जो विचारधारा उसको स्वीकार कर रही? अब मैं वही कह रहा हूँ कि परिवर्तन संसार का नियम है, और विचार आते हैं, जाते हैं, पार्टियां आती हैं, जाती हैं, बट देश हमेशा बना रहता है। पॉलिटिकल पार्टी जो, या लीडर हो, या नेतृत्वकर्ता कोई भी हो, कई आए कई जाएंगे, लेकिन देश हमेशा बना रहेगा। और मैं यही कहूंगा कि हम सबको दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके, जहाँ जिसमें देश का हित हो, जन का हित हो, और इस देश को जो है विश्व का नंबर 1 बनाने के लिए हम सबको कार्य करना होगा, और छोटी छोटी बातों से अपने को त्यागना होगा। और मैं तो ये मानता हूं कि अब हम देश की बात भी छोड़ें, हम पूरा विश्व एक की बात करें, कि हमारा पूरा ग्लोबल विलेज, ग्लोबल स्टेट,
ग्लोबल फैमिली। लेकिन सर आज तो भारत ही एकजुट नहीं है। आप देखिए कि जाति धर्म के आधार पे, कपड़ों के आधार पे या क्षेत्रवाद के आधार पे, या अभी सर ब्रजभूषण सर सांसद हैं, उत्तर भारत के ही बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने किस तरीके से बांटने का प्रयास किया कि साउथ के जो नेता हैं उन्होंने बिहार के मजदूरों को मारा। तो सर उस पर तमाम लोगों ने ये भी सवाल किया प्रक्रिया कि आपने बिहार में उनको रोजगार क्यों नहीं दिया, तो वहां उनको क्यों जाना पड़ रहा है, आखिरकार नॉर्थ इंडिया में आप इतने रोजगार क्यों नहीं सर्जित कर पा रहे हैं। तो सर जो बांटों की राजनीति चल रही है उसमें सर आप पूरे विश्व को जोड़ने की बात कर रहे हैं, ये सर कैसे, क्या इसका ब्लूप्रिंट होगा, कैसे करेंगे? नहीं, हम तो सब अनेकता में एकता की बात करते हैं, है ना। और पूरा विश्व हमारा परिवार है, पूरा भारत हमारा। हाँ, हमारे वेदों में भी वसुधैव कुटुंबकम की बात है, हमारे तमाम सारे उसमें विश्व पूरा परिवार है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई मतलब क्षेत्रवाद से कोई विकास होगा या जातिवाद से कोई विकास होगा। हम सबको, मैं पहले भी कहा कि हम सब एक हैं और हमारे अंदर हम सब एक मानव हैं और पूरा विश्व हमारा परिवार है। तो अगर इस दृष्टि से जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो समाज का जो भी हिस्सा है, यदि वो थोड़ा बड़ा स्तर पर अपना सोचना शुरू करें, अपना मस्तिष्क को रखें, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। तो सर ने आपसे ये कहा है कि जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ और सिर्फ किसी सरकार, किसी एक व्यक्ति की नहीं है। सामाजिक न्याय को लागू करने की जो जिम्मेदारी है वो सबकी है, वो चाहे स्टूडेंट हो या फिर कोई प्रोफेसर हो या कोई भी अधिकारी कर्मचारी हो, आम आदमी हो, सबकी जिम्मेदारी है कि वो सामाजिक न्याय की जो पृष्ठभूमि तैयार की गई, जो उसकी विचारधारा है, उसको लागू करने के लिए काम करें। सर जिस तरीके से डॉक्टर अम्बेडकर, लोहिया, ये लोग सामाजिक नीति की जो बात उस समय करते थे, जिस तरीके से उन्होंने सामाजिक व्यवस्था पर कटाक्ष किया, क्या आज भी उसकी प्रासंगिकता है या नहीं? नहीं, आज भी प्रासंगिकता बिल्कुल है। और मुझे लगता है कि जब तक इक्वलिटी नहीं होगी, जब तक पूर्ण रूप से समानता नहीं होगी, जब तक समाज में रहने वाला कोई वर्ग अपने को अछूता महसूस करता हो, कोई वर्ग अपने को हीन भावना से देखता हो, या उसको लगता होगा कि समाज से मैं थोड़ा दूसरी दृष्टि से मेरे को समाज वाले देख रहे हैं, तब तक मुझे लगता है कि वो प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी। और मैं वही कह रहा हूँ कि मानव होने के कारण, अगर मानव के साथ ही हम जो है इस प्रकार के चीजें करेंगे, इस प्रकार का व्यवहार करेंगे, तो वो कहीं जो है किसी के भी हित में नहीं है। ना व्यक्ति के हित में है, ना देश के हित में है, ना राज्य के हित में है। हम तो बुद्धिजीवी प्राणी हैं, हर एक मनुष्य जो है सभी। एक सवाल है कि जिस तरीके से अभी EWS आया है, 50% रिजर्वेशन की जो एक कड़ी थी वो टूटी है, और उसके बाद जैसे कि हम देख रहे हैं कि तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन गवर्नमेंट और झारखंड में जो मोर्चा है, उन लोगों ने इसको बढ़ाया है एक तरह से रिजर्वेशन को। तो वो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं कि ये सामाजिक न्याय स्थापित करने की कड़ी है। सर आप इसे कैसे देख रहे हैं कि क्या ये जो सामाजिक न्याय की प्रवर्तक वाली राजनीति साउथ से शुरू हुई है, वो सर क्या आने वाले भविष्य में नॉर्थ पे हावी हो सकती है? क्योंकि नॉर्थ के नेता जो है वो चुप हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं, ना तो वो सामाजिक न्याय को लेकर के बोल पा रहे हैं, ना ही वो किसी चीज का विरोध कर पा रहे हैं। वो एक ही पिच पे खेल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ धर्म आधारित पिच पे। तो क्या साउथ की जो राजनीति, विकास वाली राजनीति शुरू हुई है, एम.के. स्टालिन की हो या झारखंड की हो या अरविंद जी की हो, ये लोगों ने जो राजनीति शुरू की है, क्या ये भविष्य में इन स्थापित नेताओं पर हावी होंगे? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि आज के समक्ष में केवल विकास की राजनीति, विकास का, समाज का विकास, यही चीजें हमारा होना चाहिए, जहाँ पर कोई बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, कोई समाज का व्यक्ति जो है भूखा ना रहे, किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो, हर एक व्यक्ति इस समाज में डिग्निटी के साथ अपना जीवन जिए, स्वतंत्रता के साथ जिए, उसको असमानता ना लगे। इस प्रकार का समाज के निर्माण के लिए हम लोगों को बात भी करनी चाहिए, काम भी करना चाहिए और सोच भी बड़ी रखनी चाहिए। और इसी से जो मेरे सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप उसको डिप्लोमेटिक तरीके से घुमा रहे हैं। मैं जानता हूँ आपका 200 डिप्लोमेट्स में नाम आया है, लेकिन मेरा सवाल सीधा है कि क्या साउथ इंडिया की राजनीति नॉर्थ इंडिया पर हावी होगी, जिस तरीके से उन्होंने मॉडल अपनाया? मैं यही कह रहा हूँ ना कि अब हम इसको साउथ और नॉर्थ में ना बांटे,
बल्कि हम इसको नहीं, वो तो सर एकजुटता की बात कर रहे हैं कि हमने जैसे साउथ में काम किया है वैसे ही नॉर्थ में काम करेंगे। हमारी जो राजनीति है वो एक लाइन खींचकर राजनीति करने वाली है। साउथ में अगर अच्छा काम हुआ है, अगर हमें लगता है कि बहुत अच्छा विकास है सोसाइटी के लिए, तो उसको अगर सामाजिक विकास देखें तो वहाँ सामाजिक विकास अभी नहीं हुआ है। बहुत सारी आबादियां जिनको अभी रोजमर्रा की चीजें नहीं उपलब्ध है, उन्हें पानी लेने के लिए 5 किलोमीटर जाना पड़ रहा है। तमाम प्रकार का नरसंहार होता रहता है, तो कभी किसी को जो है परिवार से बेदखल कर दिया जाता है, या तमाम चीजें होती रहती हैं। लेकिन सर उन्होंने कहा कि हमने सामाजिक न्याय की जो एक परिचर्चा है वो छेड़ी है, एक बहस को तैयार किया है। उसको सर कैसे देख रहे हैं, क्या है उसमें आपका विचार? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ फिर से कि यदि कोई भी राज्य हो, वो साउथ का हो, नॉर्थ का हो, ईस्ट का हो, कहीं का भी हो, अगर वो समाज के विकास के लिए कार्य कर रहा है, अच्छी पॉलिसी उनके पास है, अच्छी नीति उनके पास है, तो मुझे लगता है कि किसी को भी उसको लागू करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम तो हर एक व्यक्ति यही चाह रहा है ना कि वेलफेयर सोसाइटी, वेलफेयर ह्यूमन। सर बार बार मैंने आपसे कहा था कि सर आपको सिर्फ और सिर्फ फिलॉसफी के एवज में लेकर के आएंगे। मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ, उनके जवाब भी बहुत प्यारे हैं, आपको सुनने में मजा आ रहा होगा। लेकिन सवाल अभी एक और महत्वपूर्ण है कि सवाल ये है सर कि जिस तरीके से बहुत सारे यूथ गुमराह हो रहे हैं, जैसे मैं देखता हूँ कि तमाम सारे दल हैं, तमाम सारे मोर्चे हैं, वो अपनी अपनी पढ़ाई छोड़ करके राजनीतिक मैदानों में कूद जाते हैं। क्या सर सिर्फ राजनीति में चले जाने से और पढ़ाई छोड़ देने से, सरकार का विरोध करके मुकदमे लगवाने से, क्या सर इससे आने वाले फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या इससे अच्छा विकास होगा, डेमोक्रेसी मजबूत होगी, या फिर डेमोक्रेसी कमजोर होगी? एक सवाल सर इसी में जुड़ा हुआ है कि हम लोग जब लोहिया आंदोलन को पढ़ते हैं या जयप्रकाश के आंदोलन को पढ़ते हैं, लालू जी के आंदोलन को पढ़ते हैं, तो ये लोग सर पटना यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे लोग थे, या तमाम लोग जो है यूनिवर्सिटियों से निकले हुए छात्र संघ का एक जो इलाहाबाद छात्र संघ भवन से निकले हुए तमाम सारे नेता थे। इन्होंने इस आंदोलन को धार दिया। लेकिन आज सर जो आंदोलन हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक हिसाब से यूथ मुझे लगता है सर किसी आवेश में आकर के या आक्रोश में आकर के चीजें कर रहे हैं। तो आक्रोश की भी राजनीति बढ़ी है, आप इसे किस तरह देख रहे हैं? नहीं, सबसे पहले तो यूथ के अंदर पीस होना चाहिए, शांति होना चाहिए, और यूथ के अंदर एक विचार होना चाहिए कि अगर मैं गलत राह पे जा रहा हूँ तो क्या ये सही है या मेरे लिए गलत है। राजनीति गलत नहीं है, राजनीति अच्छी चीज है। राजनीति में अच्छे लोगों को रहना चाहिए, जो लोग देश का निर्माण करते हैं, जो लोग पॉलिसी बनाते हैं, नीति बनाते हैं। लेकिन कुछ समय से जो हमारे समाज में ये प्रचलित है कि नहीं, पॉलिटिक्स में अच्छे लोग नहीं जाते हैं, आज उसको, उस धारणा को बदलने की आवश्यकता है। आप लोग देखने वाले लोग भी सवाल पूछते रहिए, समय की अपनी सीमा है, लेकिन फिर भी सर ने मुझे समय दिया है, तो आप लोग भी सवाल पूछ लीजिए अगर आपका कोई सवाल है। और मेरा सर एक जो राजनीतिक सवाल है वो ये है कि जो इस तरीके से विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति हो रही है, इसको क्या बढ़ावा देना चाहिए या इसे कंट्रोल करना चाहिए? किस तरीके से देखते हैं? देखो, हमारा देश डेमोक्रेटिक है और लोकतंत्र की शुरुआत, या हम ग्रास पॉलिटिक्स की बात करें तो ग्रास पॉलिटिक्स आपके गांव से निकल करके विश्वविद्यालय के छात्रों से निकल करके आती है, और राजनीति के प्रति, लोकतंत्र के प्रति एक चेतना उनमें बढ़ती है, और उन्हें जो है एक नेतृत्व करने का एक अवसर मिलता है। तो एक सकारात्मक अगर कोई लीडरशिप नेतृत्व कर रहा है तो वो अच्छी चीज है, और अच्छा कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको स्वीकारना चाहिए। लेकिन मतलब विपक्ष या इस प्रकार का नहीं होना चाहिए कि केवल विपक्ष के लिए मैं विपक्ष का काम करूं। अगर गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है तो उसको स्वीकारिए, ठीक है ना। और यूथ के लिए तो देखो, यूथ के लेकिन सर एक कहावत है भारतीय राजनीति में कि सरकार किसी की भी हो, किसानों की, छात्रों की, मजदूरों की, जो सबसे ज्यादा चिंता होती है वो विपक्ष को ही होती है, चाहे वो विपक्ष में फिर कांग्रेस हो या बीजेपी हो। तो ये तो सर एक कहावत रही है हमेशा कि विपक्ष को सिर्फ हंगामा करना है। लेकिन आज की डेट में सर विपक्ष भी बहुत मजबूती से आवाज नहीं उठा पा रहा है। कभी उसके घर पे ईडी चला जा रहा है, कभी जो है सीबीआई चला जा रहा है। एक आदर्श लोकतंत्र के लिए जितनी सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है उतनी ही जिम्मेदारी जो है विपक्ष की भी होती है। तो क्या आप मान रहे हैं कि विपक्ष अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है? हाँ, लेकिन कुछ समय से ये लग रहा है कि विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए, एक सकारात्मक भूमिका विपक्ष की होनी चाहिए, वो थोड़ा से लग नहीं रहा है। और जब तक जो है वो सकारात्मक भूमिका नहीं निभाएंगे तो तब तक मैं कहूँ कि विपक्ष को जो है मजबूत नहीं हो सकता है। तो इसमें उनको उत्तराखंड में सर विपक्ष जो है भूमिका नहीं निभा रहा है, या पूरे देश में ही? नहीं, अभी जो बहुत सारे राज्य है या सेंट्रल गवर्नमेंट है
विपक्ष को भी अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए और देखना चाहिए कि ठीक है, जो सही है तो सही है, इस पे भी जो है सोचने की आवश्यकता है, तभी जा करके एक आदर्श लोकतंत्र हमारे सर ये राजेंद्र भंडारी जी हैं, इनका सवाल है कि सामाजिक न्याय की बात होनी चाहिए, लेकिन जो लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनके लिए भी सामाजिक न्याय की बात होनी चाहिए। लेकिन सर इस देश में एक बड़े पत्रकार हैं, आप जानते होंगे उनको, दिलीप मंडल का लगातार ये कहना रहता है कि आर्थिक रूप से जो सामाजिक न्याय की परिभाषा गढ़ी गई आरक्षण देने की, सर आर्थिक कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं, तो मनरेगा कार्यक्रम चलाया जा सकता है, उनके लिए जो है परचेजिंग पावर बढ़ाई जा सकती है पैसा देकर के डायरेक्टली, उनको आरक्षण देने की क्या जरूरत है? तो सर क्या आपको लगता है कि ये दिलीप मंडल जी का जो विचार है वो सही है या गलत है? ये है कि जब हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं तो यही है कि सबको जो है समानता पे लाने के लिए, एक अवसर देने के लिए, समान अवसर देने के लिए और एक बेहतरीन जीवन जीने के लिए यदि अगर कुछ नियम्स बनाने पड़ते हैं तो बनाना चाहिए, क्योंकि यही तो हम समानता की बात कर रहे हैं ना। अब यहाँ पर आप उसको जाति धर्म से ना जोड़िए, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो बहुत गरीब है, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, उसको एक अच्छे स्तर पर लाने के लिए अगर कुछ ऐसी पॉलिसी बनती है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई वो खराब है, अच्छी, क्योंकि हम जब समानता की बात कर रहे हैं, जीवन तो सबका एक है, भोजन तो सब एक ही करते हैं। सर मैं अब आपको अगले 5 मिनट में कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक की लाने का प्रयास करूंगा। आपको एक सेंटेंस में जवाब देना है। मैं कुछ नेताओं के नाम लूंगा, आपको उनका नेचर, उनका संघर्ष और उनकी तमाम सारी जो उपलब्धियां उनको एक वाक्य में कहनी है। सर पहला नाम है राहुल गांधी। कैसे देखते मैं अभी बताया है ना कि अब मैं वही कह रहा हूँ कि हर एक व्यक्ति अपने में अच्छा है, कोई व्यक्ति अपने में बुरा नहीं है। ये कि हम उन विचारों को समाज में किस प्रकार से लाने का प्रयत्न करते हैं और समाज के मन मस्तिष्क में, लोगों के मन मस्तिष्क में अपने विचारों को कैसे हम डालते हैं, ये जो पावर है वो प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग बात कर रहे हैं। उसी क्रम में एक नाम है तेजस्वी यादव, जो बहुत प्रचलित नाम है और उन्होंने चुनाव के पहले 10 लाख रोजगार देने की बात करी थी। उसके बाद अभी गठबंधन की सरकार बनी और लगातार वो जो है रोजगारों की घोषणा भी कर रहे हैं। उनको किस प्रकार देखना है? सर एक वाक्य मैं यही कह रहा हूँ, तुम जितने भी नाम मेरे सामने लेंगे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई, देखो जन्म से कोई भी नेता हो, कोई भी व्यक्ति हो, ना वो बुरा है ना वो अच्छा है। हो सकता है कि समय परिस्थितियों ने उनकी नीतियां कैसे देखते हैं? मैं वही कह रहा हूँ ना, समय परिस्थितियों ने उनको बुरा बनाया हो, समय परिस्थितियों ने उनको अच्छा बनाया हो, बट हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम बेहतरी के लिए, हर एक व्यक्ति अपने आप में अच्छा है। उत्तर प्रदेश में एक और बड़ा नाम है, हम लोग पढ़ते भी हैं और आने वाली पीढ़ी को भी पढ़ना ही पड़ेगा, मायावती। इन्होंने बहुत काम किया, इनके लॉ एंड ऑर्डर का आज भी लोग जो है याद करते हैं। कैसे देखते हैं उनकी राजनीति को क्यों खत्म हो गई? क्या वो सिर्फ एक महिला थी इसलिए उनकी राजनीति खत्म हो गई, या फिर वो दलित थी इसलिए उनकी राजनीति जो है समाप्ति की कगार पर है? आज बसपा के जो है कैंडिडेट नहीं जीत रहे हैं, जनाधार लगातार घटा है। तो क्या सर पुरुषवादी जो समाज है हमारा, उसको एक महिला का मुख्यमंत्री होना पसंद नहीं आया है, या फिर सर नीतियों में कहीं कमी थी? नहीं, ऐसा है कि पहले समय में एक पुरुष का वर्चस्व था, लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, बहुत कुछ बदल रहा है। अब तो महिला हो या पुरुष हो, दोनों समानता की हम लोग बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की हम लोग बात करते हैं। मैं सर इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ खासकर। मैं तुम्हारे इसी जवाब में दूं। मुझको जो लगता है, अगर जब नेतृत्व की बात आप कह रहे हैं कि इसलिए उनको नकारा गया, मैं अगर सोचता हूँ, मुझे लगता है कि कई मायने में जो महिलाएं हैं वो पुरुष से भी अच्छा नेतृत्व कर सकती हैं। इसीलिए मैंने सवाल पूछा, क्योंकि महिलाओं ने, यदि उनको अवसर मिलता है तो सर, क्योंकि महिलाओं ने जब भी उनको मौका मिला, चाहे वो इंदिरा गांधी जी हों, चाहे आज मायावती जी हों, या फिर अभी अभी जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने भी आते ही जो है थोड़े समय के बाद ही कॉलेजियम सिस्टम पे कड़ा प्रहार किया, क्योंकि वो मानती हैं कॉलेजियम सिस्टम की वजह से तमाम सारे लोगों को अवसर नहीं मिलता है कि परिवार के लोग वहां जज बने हुए हैं। तो महिलाओं को जब भी मौका मिला, उन्होंने अपनी पूरी सकारात्मक ताकत के साथ काम किया है। इसलिए ये मैंने सवाल पूछा कि क्या इस देश को जो है सर्वोच्च पदों पर महिलाओं का होना रास नहीं आ रहा है, या फिर उनकी नीतियों में कहीं कमी? क्योंकि नीतियों में तो कमी नहीं है, बसपा ने बहुत काम कराया। इंदिरा गांधी जी ने तो सर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, उनको सबसे बड़ा महानायिका माना जाना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि आज भी हमारे समाज में अपने मन मस्तिष्क से हम लोगों को ये चीज निकाल देना चाहिए
कि ये महिला है, ये पुरुष है। जिसके अंदर अच्छी क्वालिटी है, जिसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है, वो महिला हो या पुरुष हो, उसको नेतृत्व करना चाहिए, उसको सम्मान कांग्रेस में मिलना सर प्रियंका चाहिए। गांधी को कैसे देखते हैं? अभी उन्होंने हिमाचल प्रदेश में विजय हासिल किया अपने कोई भी कांग्रेस हो, लड़के वो के। कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हो, कोई भी व्यक्ति हो, मैं ये कह रहा हूँ कि जिनके अंदर अच्छा नेतृत्व करने की क्षमता है, जो अच्छी सोच रखते हैं, वो महिला हो या पुरुष हो, हमें जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए किसी की भी। सर सोनिया गांधी ने यहाँ बहुत बड़ा त्याग समर्पण किया है, अपने पति को खोया है और इस देश में सेवा करनी है। उनको फिर भी विदेशी कहा जाता है, या उनके राहुल जी को विदेशी महिला का लड़का कहा जाता है, राजपाट नहीं हो सकता। आप कैसे देखते हैं? क्या ये सही? देखो, ये तो समाज है, मैंने कहा ना, समाज में हर एक व्यक्ति अपने अपने एंगल से देखता है, अपने अपने चश्मे से देखता है और उसको डिफाइन करने का कोशिश करता है। लेकिन इतना बड़ा समाज, इतना बड़ा विश्व, इतना बड़ा देश, कौन व्यक्ति, एक व्यक्ति किसको क्या कहता है, तो मुझे लगता है कि इन पे हमें ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। सर एक लास्ट अगर सवाल है, उसके इसके अंदर बाद क्वालिटी है, उसके अंदर गुण है, तो वो अपने गुणों के माध्यम से समाज के लिए काम कर सकता है और करना चाहिए उसको। सर एक लास्ट सवाल है मेरा। आप लोगों का भी शायद यही सवाल रहता है कई बार कि आप पूछिए उनसे कि जिस तरीके से उत्तर भारत में खासकर एक दलित राजनीति आक्रामक हुई चंद्रशेखर आजाद के आने के बाद, और वो इस तरीके से आक्रामक हुई है, और वो आक्रामक होने के बाद कुछ लोग इसको लोकतंत्र की जो है सफलता मान रहे हैं कि लोकतंत्र में अगर किसी उस वर्ग को जिसको वंचित रखा गया, जिसको शिक्षा का अधिकार नहीं मिला, वो अगर इतनी आक्रामकता से अपनी आवाज रख पा रहा है तो ये लोकतंत्र की सफलता है। लेकिन सर मैं मानता हूं कि लोकतंत्र की सफलता इसलिए नहीं क्योंकि अगर एक वर्ग अभी भी रोटी कपड़े के लिए चिल्ला रहा है सड़कों पर, मकान के लिए या न्याय के लिए सड़कों पर चिल्ला रहा है, तो सर ये लोकतंत्र की सफलता नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आज लोगों को जो है देश हित की बात करनी चाहिए थी, जब हम सिर्फ रोटी कपड़ा मकान की बात कर रहे हैं। चंद्रशेखर उभरते हुए सितारे हैं, जिस तरीके से उन्होंने काम किया है लोगों के बीच में जाकर के, वो राजनीतिक रूप से तो अभी सफल नहीं हुए हैं, लेकिन सामाजिक रूप से काफी सफल व्यक्ति हैं। आप किस प्रकार देखते हैं उन्हें? क्या वो जो है भविष्य में सफल होंगे या फिर वो आंदोलनकारी नेता के रूप में रह जाएंगे? देखिए, समय के साथ साथ बहुत सारी चीजें बदलनी पड़ती हैं। अपने जैसे अभी आप मायावती की बात कर रहे थे या चंद्रशेखर की, अगर हमारी कुछ इस प्रकार की आइडियोलॉजी है, हम उसी आइडियोलॉजी को लेकर के चल रहे हैं और हमें लगता है कि कौशल जी मुझे देख रहे हैं। कौशल जी, मैं आपसे हमेशा चर्चा करता था, मेरे बहुत मजबूत साथी हैं और पत्रकारिता जगत में भी काफी काम करते हैं ये। क्या आपका कोई सवाल है सर से? क्योंकि आप कई बार कहते थे कि रूबरू कराइए सर से, जो है मिलवाइए, बात कराइए, क्योंकि समय की सीमा है। अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछिए, सर जवाब दे रहे हैं। सर आप वो जवाब देते रहिए। कौशल जी मुझे आप सुन पा रहे हैं? अच्छा, जो लोग मुझे देख रहे हैं एक बार ये बता दीजिए, क्या आवाज क्लियर है मेरी पूरी? जो सर बोल रहे हैं वो चीजें? शायद नेटवर्क की कुछ कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है कौशल जी से। आर्यन जी भी देख रहे हैं मुझे, ये भी अच्छे दोस्त रहे हैं मेरे और आज काफी काम कर रहे हैं, बड़ा काम है इनका भी। नहीं, अच्छा है जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे यही कहूंगा कि हमें अपनी सोच को बदल करके एक मानवता के लिए संघर्ष करना है, मानवता के अधिकारों के लिए, गरीब व्यक्ति, असहाय व्यक्ति, दीन दुखी व्यक्ति के जीवन को सुधारने के लिए हमें काम करना चाहिए। एक आदर्श नागरिक निर्माण के लिए हमें काम करना होगा। और देखो, अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमारा समाज अच्छा होगा, हमारा परिवार अच्छा होगा, हमारा राज्य अच्छा होगा, हमारा देश अच्छा होगा और हमारा विश्व अच्छा होगा। तो हम इस जीवन में बहुत कम समय के लिए हैं। जब भी हमारा जीवन ज़्यादा लंबा नहीं होता है, इंसान का 70, 80, 90, 100 साल ज़्यादा से ज़्यादा होगा, लेकिन पर्टिकुलर इन सालों में हम अपने जीवन में कुछ करके इस दुनिया से जाएं। ये ना हो कि जैसे हम इस दुनिया में आए तो वैसे ही हम इस दुनिया से चले जाएं। हमें अगर बहुत सारा कुछ इस प्रकार के छाप छोड़ करके जाना चाहिए कि वास्तव में अगर आप इस दुनिया में आए हैं या इस माटी में हमने जन्म लिया है, तो इसके लिए हमें कुछ नया करने की आवश्यकता होनी चाहिए। कि जहाँ पर एक, जैसे हम राम राज्य की बात करते हैं, हम कहते हैं कि ऐसा समाज होना चाहिए, तो उसके लिए हमारे अंदर जो जितना अच्छाई है
वो हम दूसरे तक बांटें और अच्छा सा अच्छा एक समाज का निर्माण करके, एक देश का निर्माण करके, एक विश्व का निर्माण करके, एक अच्छे नेतृत्व का निर्माण करके, यही हम जो है इस माटी के लिए दे सकते हैं, इसका ऋण चुका सकते हैं। अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का, अपने मित्रों का अगर हम अपने समाज के लिए अपने को समर्पित करते हैं, अपने देश के लिए अपने को समर्पित करते हैं, अपने विद्यार्थियों के लिए अपने को समर्पित करते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारा देश, हमारा समाज बहुत अच्छा बन सकता है। सब लोग अपने आप में अच्छे हैं। धन्यवाद सर, सबके आपने अंदर इतना बहुत समय सारी दिया मुझे। शक्तियाँ हैं। बहुत सार्थक चर्चा हुई है सर के साथ, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आप लोग दोबारा चाहेंगे, कोई आपके सवाल होंगे, आप मुझे भेजिए। मैं दोबारा सर से आपको रूबरू करवाऊंगा आने वाले समय में। और एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको दुनिया के 200 लोगों में चुना गया, क्योंकि सर आज तो जो माहौल है उसमें सर भारत में 200 लोगों में चुना जाना बड़ी बात है, लेकिन आप दुनिया में गए हैं और मैं आपका विद्यार्थी हूँ और आपसे कुछ सीखने का मौका मिलता है, आपके साथ बैठा हूँ, तो ये मेरे लिए भी एक अचीवमेंट है, ये उपलब्धि है। और मुझे लगता है कि तमाम सारे जो युवा मुझे सुन रहे हैं, सर को सुन रहे हैं, उनको प्रेरणा लेनी चाहिए। और क्योंकि सर, जहाँ तक मैं इनको जानता हूँ कि सामान्य परिवार से उठ करके यहाँ तक आए हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुए और उसके बाद आज दुनिया में जो है नाम कमा रहे हैं। तो हम सबको एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ करके एक मजबूत विकल्प को तैयार करके राजनीति में जाना है। राजनीति करना कोई बुरी बात नहीं है, सर का कहना है युवाओं को सकारात्मक रूप से आना चाहिए और हम तमाम लोग आए हैं। और अब समय काफ़ी हो गया है, तो मैं चाहूँगा कि अब अगली मुलाकात फिर जल्द होगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नमस्कार। थैंक यू सो मच अखिलेश, थैंक यू।